प्यारे बच्चों, आइए अब हम अपने कक्षा 10वीं के हिंदी में प्रवेश करते हैं। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको इकाई 1 से 2 लेसन का इम्पोर्टेंट बता चुका था। नर्मदा का उद्गम, अमरकंटक, बादल को घिरते देखा है। इसी के साथ इकाई 2 का समसामयिक मुद्दे में हमने जनतंत्र का जन्म और अपने अपनी बीमारी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इसी के साथ इकाई 3 में हमने मानवीय अनुभूतियों के बारे में जो माटी वाली लेसन है इसके बारे में चर्चा हो चुका है, और आज हम घीसा वाले लेसन से अपना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे पास एक घीसा नामक लेसन आ गया है। इसमें से मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे पैराग्राफ बताऊंगा जो हमारे परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो इसमें से जो पहला ये है कि वर्तमान की कौन सी अज्ञात प्रेरणा हमारे अतीत की किसी भूली हुई कथा को संपूर्ण मार्मिकता के साथ दोहरा जाती है। ये पूरा यहाँ तक जल राशि में विलीन हो गया है। तो ये एक लेसन एक पैराग्राफ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है जो हमारे परीक्षा में पूछा जा सकता है। और इसी के साथ एक दूसरा हमारा जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है वह गोधूली मुझे अब तक नहीं भूली, यहाँ से लेकर के नौकरानी से अपने आप को एक प्रकार की अभिभाविका मानने लगी है, यहाँ तक। ठीक है, तो ये आपका पेज नंबर 56 में है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए तो आपका अभ्यास, ये आपका है पेज नंबर 62 में। ठीक है, अभ्यास प्रश्न में पहले हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 3 प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका लेखिका ने ईश्वर की तुलना बूढ़े आदमी से क्यों की है। यह 2019 के सेट सी में आ चुका है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 है घीसा ने अंत में गुरु साहिबा को क्या भेंट दी, यह भेंट सामग्री उसने कैसे जुटाई। ये 2019 के सेट ए बी में आ चुका है। और क्वेश्चन नंबर 10 महादेवी वर्मा को अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा घीसा ही क्यों याद रहा, ये 2018 के सेट बी में आ चुका है। इसके अलावा और भी मैंने 2-3 इम्पोर्टेंट आपके लिए बनाए हैं। जैसे आपका ये प्रश्न क्रमांक 2 है घीसा का नाम घीसा कैसे पड़ा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 महादेवी वर्मा अक्सर अपनी छुट्टियां कैसे बिताया करते थे, ये। और एक तीसरा इम्पोर्टेंट है कि भक्तिन कौन थी, महादेवी वर्मा को ऐसा क्यों लगता था कि वो भक्तिन अपने आप को उनकी अभिभाविका मानने लगे थे। तो ये 3 हमारे लिए अलग से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, और 3 जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसके बाद पाठ से आगे का एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट में रखा जा सके। भाषा के बारे में भी कुछ भी ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट बनाया जा सके। ठीक है, तो आइए अब हम अपने अगले लेसन की ओर पहुंचते हैं। अब हमारा इकाई 4 है। इसमें हमारा जो लेसन है वो अमर शहीद वीर नारायण सिंह, इस लेसन पर आज हम चर्चा करेंगे। इसमें भी मैंने 1-2 पैराग्राफ आपके लिए इम्पोर्टेंट बनाया है। जैसे आपका ये पेज नंबर 78 में देखेंगे आप लोग, जमींदार होने के बाद भी नारायण सिंह बहुत सादा जीवन व्यतीत करते थे, और ये अंतिम है समस्याओं एवं कठिनाइयों का हल खोजते थे। तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है हमारे लिए, इसको ज़रूर आप लोग पढ़ लेंगे। इसी के साथ हमारा जो अगला है पेज नंबर 81 में आप देखेंगे सोना खान धो धो कर जल रहा था। ये पूरा 3 लाइन का है, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। और उसी के जस्ट नीचे है कि वीर नारायण सिंह को फांसी देने के कृत्य से जनता में आतंक के स्थान पर आक्रोश व्याप्त हुआ। और ये आगे है कि पुनर्जागरण काल में राजनीतिक सामाजिक चेतना के संवाहक थे। तो ये पैराग्राफ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके बाद हम अभ्यास प्रश्न में प्रवेश करते हैं। पहले देखते हैं कि इसमें से कौन सा प्रश्न पूछा गया है। तो पहला वाला जो प्रश्न है आपका, वीर नारायण सिंह में कौन से मानवीय मूल्य दिखते थे जो उन्हें अद्वितीय सिद्ध करते हैं, 2019 की सेट से पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 वीर नारायण सिंह का विद्रोह की रणनीति क्यों असफल हुई, 2018 में पूछा जा चुका है। इसके साथ साथ 2 और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है जबीदार होने के बाद भी शहीद वीर नारायण सिंह की लोकप्रियता के क्या कारण थे। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 5 शहीद वीर नारायण सिंह निर्भीक, दृढ़ चरित्र और ईमानदार थे, यह किस घटना से पता चलता है। तो ये 2 हमारे
अभी नए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और 2 जो प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसके बाद है पाठ से आगे से एक प्रश्न है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि आदिवासी जीवन सरल, निर्भीक और प्रकृति के सबसे करीब है। इस संदर्भ में उनके गुणों के 5 उदाहरण ढूंढकर लिखिए। इसके बाद भाषा के बारे में जो प्रश्न आया है हमारे पास, उसमें से आपका जो ये दूसरा क्वेश्चन है वो संधि से संबंधित है। आप देख सकते हैं मनः बल, मनोबल, मनः भाव, मनोभाव, तो ये संधि के अंतर्गत आता है। हो सकता है कि 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा जा सके, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे। इसके बाद हमारा जो अगला लेसन है वो है गृह प्रवेश का लेसन है। ठीक है, इसमें से जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट पैराग्राफ हो सकता है वो छूट गया घर सोने का सोना, पहले से भी वीराना, किसी रंग बिरंगे और उमंग भरे, मेले से लौटने पर एक आदमी जैसे, थका हारा और बिल्कुल अकेला। तो ये पैराग्राफ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। पेज नंबर 85 में ये लिखा हुआ है। इसके बाद अगला जो पैराग्राफ होगा हमारे लिए, किसी अतिथि की तरह बाहर से नहीं लौटी इस बार चिड़िया, अब अंतःपुर में चिड़िया कांच के आईने में अपने को निहारते, श्रृंगार करते और घर को सजाती, घर धीरे धीरे बन रहा था। ये पैराग्राफ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसके साथ साथ अब हम अभ्यास प्रश्न में प्रवेश करते हैं। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन नंबर 3, सूनापन दूर करने के लिए कवि कौन कौन से उपाय करता है, ये 2019 में भी आ चुका है, 2020 में भी आ चुका है सेट सी में। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो 4 है, कवि द्वारा घर के आंतरिक भाग अथवा अंतःपुर में आईना लटकाने का क्या आशय है, 2020 सेट ए में आ चुका है। इसी के साथ साथ 2 और भी इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, घर धीरे धीरे बन रहा था, यह पंक्ति घर में किन बदलावों और उम्मीदों की ओर संकेत करती है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कविता में अतिथियों और चिड़ियों में क्या समानता बताई गई है। और इसी के साथ पाठ से आगे का जो प्रश्न है उसमें प्रश्न क्रमांक 5 आपका 2019 सेट ए में पूछा जा चुका है और यह भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसके साथ साथ भाषा के बारे में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसे हम इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रख सकें। योग्यता विस्तार से एक प्रश्न 2017 में आया हुआ है, तो इसको भी एक बार हम लोग देख लेंगे। एक एकाकी व्यक्ति के घर और एक परिवार वाले घर में आप किस प्रकार का फ़र्क देखते हैं, अपने विचार लिखिए। तो इस प्रकार से ये। इसके बाद है छत्तीसगढ़ की लोक कलाएँ, ये आपका है पाठ 4.3। ठीक है, इसमें जो पहला हमारा पैराग्राफ है, शब्दानुशासनम में कहा गया है लोके वेदे च, यहाँ से लेकर के और इसी कारण सन्निहित है, ये यहाँ तक आपका पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट हो सकता है जो हमारी परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसी के साथ पेज नंबर 90 में आप आ जाइए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे लोक कला के इन जादूगरों का लंबा इतिहास है, यहाँ से लेकर के लोक नृत्यों की चर्चा संभव है। ये पैराग्राफ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है इस लेसन से। इसके बाद हम इस लेसन के 94 पेज पर आप आ जाइए। यहाँ पर जो अंतिम पेज है आदिवासी नृत्य छत्तीसगढ़ की लोक कला का महासागर है और यहाँ पर है कुछ नृत्य बहुत प्रसिद्ध हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसके साथ अब हम आते हैं अपने अभ्यास की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, तुरतुरिया नामक स्थान क्यों प्रसिद्ध है, ये 2018 और 2019 दोनों ईयर में पूछा जा चुका है। और इसके अलावा 2 प्रश्न हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। पहला है क्वेश्चन नंबर 1 है, मनुष्य का संपूर्ण चिंतन, दर्शन और राग विराग लोक कला में सन्निहित क्यों है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 है कि छत्तीसगढ़ी लोकगीत को अन्य भारतीय लोकगीतों से अधिक विशिष्ट क्यों माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। पाठ से आगे के प्रश्न में हम ध्यान देंगे। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, शक्ति की आराधना जवारा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, 2019 में आया है, 2020 में आ चुका है। और इसका जो प्रश्न क्रमांक 3 है, आंसू कवित्व से आप क्या समझते हैं, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है इस वर्ष के लिए। इसका क्वेश्चन नंबर 4 2018 और 2020 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है जो ये आपके 2018 सेट से में पूछा जा चुका है, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इसी के साथ इसमें भाषा के बारे में जो प्रश्न है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। और हम इकाई 5 में पहुंचते हैं। इकाई 5 का हमारा जो पहला लेसन है ये जिंदगी फिर चमक जाए। इनमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट हो सकता है वो है जिंदगी भर है रोना धोना, लिखे का पार लूना बोना। और इसका अंतिम है कि
हड़िया कस भात फदक जाए, यहाँ तक हमारा ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसी में दूसरा है कि भुइयाँ के पीरा ला समझो, धरती के हीरा ला समझो, और अंतिम है कि बिसरे मन मया छलक जाए, और उसी के जस्ट नीचे है कि जुग तोर बाट ला जोहत है, ये जिंदगी फिर चमक जाए। तो ये 3 पैराग्राफ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ये आपका पेज नंबर 99 मिल दिया हुआ है। इसी के साथ इस लेसन के अभ्यास में हम पहुंचते हैं। पाठ से जो प्रश्न है, कोई भी ऐसा प्रश्न अभी तक किसी भी ईयर में नहीं पूछा गया है, फिर भी 2 प्रश्न हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। पहला है कोठी में धान छलक जाए, जिंदगी फिर चमक जाए, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इसी में प्रश्न क्रमांक 6 है पसीने की अमृत से तुलना क्यों की गई है, समझाइए। पाठ से आगे का जो प्रश्न है उसमें एक प्रश्न है जो 2017 सेट ए में पूछा जा चुका है, जाना है दुनिया ले सबला, पंक्ति का भाव बताएंगे। और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है वो है कि धरती के हीरा से आप क्या समझते हैं, अपने विचार प्रकट कीजिए। भाषा के बारे में जो भी प्रश्न है, इसमें से जो प्रश्न क्रमांक 2 है आपका, ये चंदा असमन सुरुज कस्तन, ये 2017 और 2018 ये दोनों वर्ष में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसके बाद हमारा जो अगला लेसन है मरिया, इस लेसन से हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ हो सकता है, ये 105 पेज नंबर में आप देखेंगे। बाई किहिस दुख सब ऊपर आथे, और अंतिम है इसका कि दादागिरी का मुकाबला करना है फिर कर सकोगे ना। तो यहाँ तक जो आपका है ये पैराग्राफ इम्पोर्टेंट हो सकता है, जो आ सकता है हमारे पास। इसके साथ साथ अंतिम है हमारा कि मोरो दिन बहु रही, ये वाला पैराग्राफ, देखा देखी नहीं करे चाही सुकुमार। ठीक है, तो ये पैराग्राफ आप देख लेंगे। इसके बाद इस लेसन के अभ्यास में हम प्रवेश करते हैं। बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में भी। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, 2018 के तीनों सेट में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है जो 2018 के तीनों सेट में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है जो 2020 के तीनों सेट में पूछा गया है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 2017 के सेट सी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 2019 के तीनों सेट में पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं इस लेसन का जो पाठ से प्रश्न किया गया है, ये पूरे ही प्रश्न हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। पाठ के आगे से कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो इम्पोर्टेंट बनाया जा सके। भाषा के बारे में भी कोई प्रश्न नहीं है हमारे पास जो इम्पोर्टेंट में हम रख सकते हैं। तो आइए अब हम अगले लेसन पर प्रवेश करते हैं। सील के बरवे छंद हैं, ये तो हमारे पाठ्यक्रम में है ही नहीं। ठीक है, और अब हम प्रवेश करते हैं अपने इकाई 6 जीवन दर्शन में हम प्रवेश करते हैं। इनमें से 2 ही लेसन है हमारे पास, जीवन का झरना और एक था पेड़ एक था ठूंठ। तो दोनों पर हम लोग अभी विचार साझा करेंगे। जीवन का झरना हमारा लेसन है। इसमें 2 ऐसे पैराग्राफ हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। पहला कि यह जीवन क्या है, निर्झर है मस्ती ही इसका पानी है, और अंतिम है कि अपनी मस्ती में गाता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसका जो दूसरा पैराग्राफ है, बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता, निर्झर बढ़ता ही जाता, ये आपके 2020 सेट ए में पूछा भी जा चुका है। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसके बाद इसका जो तीसरा पैराग्राफ है, निर्झर कहता है बढ़े चलो, तुम पीछे मत देखो मुड़कर, निर्झर यह कहकर झरता है, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं अभ्यास प्रश्न में। इसका जो पहला प्रश्न है, कवि ने जीवन की समानता झरने से किन किन रूपों में की है, 2020 के सेट ABC तीनों सेट में पूछा जा चुका है। और क्वेश्चन नंबर 5, जीवन का झरना कविता में मानव का मृत हो जाना क्यों और कब बताया गया है, ये 2019 के तीनों सेट में पूछा जा चुका है। और अभी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है वो क्वेश्चन नंबर 4 है कि बाधा के रोड़ों से लड़ता, उक्त पंक्ति का आशय जीवन को कैसे और कब कब प्रभावित तथा प्रेरित करता है, अपने शब्दों में लिखिए। ये प्रश्न हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। पाठ से आगे का कोई भी प्रश्न उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। भाषा के बारे में भी कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं बनाए गए हैं। योग्यता विस्तार, इसमें से भी कोई प्रश्न आने की कोई संभावना नहीं है। अब हम आते हैं, अपना अगला लेसन है हमारा, एक था पेड़ और एक था ठूठ। इसमें पेज नंबर 121 में आप देखेंगे, अजीब उलझन थी पर समाधान क्या था, और इसका अंतिम है झुकना ही जीवन का चिन्ह है। ये एक पैराग्राफ हो सकता है हमारे लिए, इम्पोर्टेंट हो सकता है। उसी के जस्ट नीचे है कि हिलना और झुकना अर्थात परिस्थितियों से समझौता, और ये है हमारा जैसे यह पहाड़ का शिखर। ठीक है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ये 2
पैराग्राफ है। इसके बाद पेज नंबर 122 में आप देखेंगे बात अपने में पूर्ण है पर जरा स्पष्टता चाहती है, ठीक है। और उसका अंतिम है कि समझौता करें नहीं, ठीक है। तो ये पैराग्राफ है। उसी के जस्ट नीचे है कि जीवन में देह है, जीवन में आत्मा है। ये आपका उठने बैठने लेटने में मदद देने की भी ये पैराग्राफ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। पाठ से जो प्रश्न उत्तर हैं उसमें आपका जो प्रश्न क्रमांक 2 है, हमारे विचार लचीले और समन्वयवादी क्यों होने चाहिए, स्पष्ट कीजिए, 2017 में आ चुका है। इसी का जो प्रश्न क्रमांक 4 है, दृढ़ता और जड़ता में फ़र्क को पाठ में किस प्रकार से बताया गया है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए, 2020 के तीनों सेट में आ चुका है। इसमें जो प्रश्न क्रमांक 5 है, एक था पेड़ एक था ठूठ, पाठ के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए, 2017 में पूछा जा चुका है। और इस बार हमारे लिए जो नया इंपॉर्टेंट हो सकता है वो इसका प्रश्न क्रमांक 3 है, बांझ के हरे भरे पेड़ और ठूठ किस मानवीय भाव को प्रकट करते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। इसी के साथ पाठ से आगे में हम आते हैं। पाठ से आगे में आपका जो प्रश्न क्रमांक 2 है ये 2019 के तीनों सेट में पूछा जा चुका है, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और जो अगला इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो सकता है वो क्या है, तानाशाही क्या है, तानाशाह की जीवन शैली कैसी होती है, अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। भाषा के बारे में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो महत्वपूर्ण बनाया जा सके। अगला लेसन है साध, और ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने इकाई 7 में विविध में, ठीक है। इसमें मध्ययुगीन काव्यधारा जो मीरा और दादू की कविताएं हैं अपन उनको पढ़ेंगे। मैं लेखक कैसे बना और जेब कतरा, ठीक है। गोधूली लेसन को हटा दिया गया है हमारे सिलेबस से। मध्ययुगीन काव्य में पहले मीराबाई का पद है। इसमें जो पहला पद है आपका, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, ये पहला पद आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसका अनुवाद हमको पूछा जा सकता है। इसमें जो एक और है, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, ये पूरा जो पैराग्राफ है ये 2019 के सेट ABC तीनों में पूछा जा चुका है। और एक और इम्पॉर्टेंट हो सकता है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसका अनुवाद संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित हमको करना पड़ सकता है। इसके साथ दादू दयाल की कविताएं हैं। अजहू न निकसे प्राण कठोर, दर्शन बिना बहुत दिन बीते, सुंदर प्रीतम मोर। तो ये जो पैराग्राफ है ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, इसको हम लोगों को अध्ययन कर लेना चाहिए। और अब हम आते हैं अभ्यास प्रश्न में। अभ्यास प्रश्न उत्तर में हम देखते हैं कि इसका जो पहला प्रश्न है, अपने पदों में मीरा खुद को दासी कहती है, ऐसा कहने के पीछे क्या आशय है, लिखिए, 2017 सेट B में आ चुका है। प्रश्न क्रमांक 2 आपका 2018 सेट B में आ चुका है। प्रश्न क्रमांक 3 ये आपके 2020 के दोनों सेट में आया हुआ है, तीनों सेट में ABC तीनों में आया है। प्रश्न क्रमांक 4 जो है, राम रतन धन को जन्म की पूंजी कहने का क्या आशय है, लिखिए, 2017 के सेट A में पूछा जा चुका है। इस प्रकार से चारों प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और अलग से जो 2 इंपॉर्टेंट हमारे लिए हैं वो है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, ठीक है। पाठ से आगे में एक प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्या आज भी हमारे समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, तर्क देकर अपनी बात को पुष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भाषा के बारे में से कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं बनाया जाएगा। योग्यता विस्तार से भी कोई प्रश्न बनने की कोई संभावना नहीं है। अगला लेसन है हमारा, मैं लेखक कैसे बना। इसमें पहला पैराग्राफ है, अपने बचपन और नौजवानी के दिनों का मानसिक वातावरण देखकर यह तो कह सकता हूँ, यहाँ से लेकर के और जज बनूंगा। ये पहला पैराग्राफ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके बाद पेज नंबर 140 में आप देखिए, अपने गुरुजी की ये 3 बातें मुझे देते हुए शरत बाबू ने चौथा उपदेश दिया, ठीक है। आत्मा को हीन और मलिन कर देती है। ये पैराग्राफ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और पेज नंबर 141 में अंतिम पैराग्राफ है कि यह मेरा अनुभवजन्य मत है कि मैदान में लड़ने वाले सिपाही को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए जिस प्रकार नृत्य की कवायद बहुत आवश्यक होती है, यहाँ से लेकर के आपका ये संपर्क स्थापित करना चाहिए, ठीक है। तो ये पैराग्राफ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अभ्यास प्रश्न में हम आते हैं।
आपका जो पहला प्रश्न है, लेखक बनने के लिए शरद बाबू के क्या क्या सुझाव थे, 2020 के तीनों सेट में पूछा जा चुका है। इसी के साथ आपका जो प्रश्न क्रमांक 4 है, साहित्य को टके कमाने का साधन कभी नहीं बनाना चाहिए, इस पर विचार लिखना था, 2017 के सेट ए में पूछा जा चुका है। इसी के साथ आपका जो प्रश्न क्रमांक 5 है वो 2019 के सेट बी में पूछा जा चुका है, और ये तीनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। पाठ से आगे का जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3, ये आपके 2017 सेट ए में पूछा जा चुका है। इनके अलावा इस लेसन में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं दिख रहा है जिसको हम अलग से इम्पोर्टेंट बोल सकें या मान सकें। भाषा के बारे में भी कोई भी ऐसा शब्द हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई भी प्रश्न हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। योग्यता विस्तार से भी कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं बनते। अगला लेसन है हमारा जेब कतरा। जेब कतरा हमको मालूम है लघु कथाएँ हैं, छोटी छोटी कहानियाँ हैं इसमें, इसलिए इस लेसन से हमको अनुवाद करने वाला कोई भी प्रश्न कर दे ऐसा कम ही संभव, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कई ऐसे इम्पोर्टेंट लेसन हैं जहाँ से हमारे पास प्रश्न दिए जा सकते हैं। तो लघु कथाओं के बारे में मैंने कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट पैराग्राफ नहीं बनाया है आपके लिए। हम इसके अभ्यास में प्रवेश करते हैं। इसका जो पहला प्रश्न है, लेखक की मां को जेब कतरे ने पैसे कैसे भेजे, ये 2017 के सेट बी में पूछा जा चुका है, 2020 के सेट ए में पूछा जा चुका है। इसका जो दूसरा प्रश्न है, जिसकी नौकरी छूट चुकी हो उसके लिए 9 रुपये 900 से कम नहीं होते, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है, ये 2019 के सेट सी में पूछा जा चुका है। इसका जो प्रश्न क्रमांक 3 है वो 2020 के सेट बी में पूछा जा चुका है। तो हम देखते हैं कि ये पाठ से जो तीनों प्रश्न हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और ये तीनों हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पाठ से आगे का जो प्रश्न है वो किसी भी ईयर में पूछा नहीं गया है, लेकिन हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है कि आपके हिसाब से कौन कौन से काम गलत हैं, इसको लिखिए, ठीक है। या एक और हो सकता है कि बेरोजगारी के क्या क्या कारण हैं, ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसके बाद गोधूली लेसन हमारे सिलेबस से हटाया जा चुका है। और अगला जो हमारा इकाई है, इकाई 8, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में मैंने पहले ही आपको बताया है कि भक्ति काल से प्रश्न किए जा सकते हैं, ठीक है। भक्ति काल में भी हमको सगुण काव्य धारा, निर्गुण शाखा, ठीक है, और यहाँ पर प्रेम मार्गी शाखा, ठीक है। और इसके बाद इसमें जो प्रश्न किए जा सकते हैं रीति काल से संबंधित, वो है रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा। इन तीनों चीज़ों से पूछा जा सकता है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है हमारे लिए वो है आधुनिक काल, जिसको अपन गद्य काल के नाम से जानते हैं, ठीक है। आधुनिक काल में बहुत सारी चीज़ें हैं, भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, छायावाद युग है, आपका प्रगतिवाद युग है, प्रयोगवाद है, आपका नई कविता है। तो इनमें से बहुत सारी चीज़ें हमको ज़्यादा ध्यान में नहीं लाना है, मात्र इनमें उन चीज़ों को पढ़ना है कि इनकी विशेषताएं क्या है, इनके 1-2 कवियों का नाम हम याद कर लें और 1-2 इनकी कृतियाँ, इन कवियों की कृतियाँ हम याद कर लें। तो इस प्रकार से हमारा ये पूरा हिंदी का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और हम बहुत जल्द अपने बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करें, ताकि और भी सरलता से आप तक पहुंचा जा सके। धन्यवाद।